हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रूम नंबर 9 का एपिसोड 15 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ना ही इस ड्रामा के पिछले एपिसोड्स देखे हैं तो सब कुछ कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड 15 की शुरुआत में हेई जिन से बोलती है कि वो उसे डिज़र्व नहीं करती, वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा वो सोचता है, और उसे अपने सारे एविडेंस दिखाती है और बोलती है कि यही उसकी सच्चाई है। वो एक सेल्फिश इंसान है और इसीलिए उसे उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि उसने बहुत लोगों की लाइफ बर्बाद की है। मगर जिन बोलता है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो भले ही पूरी दुनिया उसे जज करे, पर आपको उसे जज नहीं करना चाहिए और वो भी उसे जज नहीं करेगा, बल्कि उसके साथ मिलकर उनकी हेल्प करेगा जिन्होंने उसकी वजह से सफ़र किया है। नेक्स्ट सीन में हेई बोंग सैम को हासा के केस की पेपर्स दिखाती है और बोलती है कि उनके पास कुछ सॉलिड एविडेंस नहीं है, जो थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और उसे अपने मोबाइल फ़ोन में एक रिकॉर्डिंग सुनाती है। दरअसल वो वही टेप रिकॉर्डिंग की कॉपी थी और वो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। पर बोंग सैम बोलता है कि वो लोग इस रिकॉर्डिंग में हासा की मॉम की आवाज़ और फायर फाइटर हानसू की आवाज़ सोनोग्राम से एनालाइज करवा सकते हैं। दरअसल सोनोग्राम एक सॉफ्टवेयर ऐप होता है जो साउंड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब कि बोंग सैम उन्हें हासा की मॉम और फायर फाइटर हानसू की आवाज़ के सैंपल उस रिकॉर्डिंग वाली आवाज़ से सोनोग्राम के थ्रू मैच करवाने को बोलता है ताकि उनकी ऑथेंटिसिटी दिखा सके। पर प्रॉब्लम ये थी कि हानसू मर चुका है और उसके आवाज़ के सैंपल कहाँ से लाया जाए। तो अपना लक ट्राई करने के लिए तीनों लेडीज़ यानी हेई, हासा और मीरान हानसू के होम टाउन आती हैं, जहाँ उसकी वाइफ कैरियोके चलाती है। और हासा उससे रिक्वेस्ट करती है कि क्या उसके पास उसके हस्बैंड के वॉइस की कोई रिकॉर्डिंग है, और पूछती है कि क्या उसे सच में लगता है कि उसके हस्बैंड ने सुसाइड किया होगा। जिसके बाद हानसू की वाइफ उन्हें कुछ कैसेट्स लाकर देती है जिसमें उसके गाने की रिकॉर्डिंग थी, क्योंकि उसे गाना पसंद था। वहीं जिन देखता है कि डॉक्टर बोंग का सारा सामान उसके चेम्बर से शिफ्ट किया जा रहा है, तो वो उसके सारे बुक्स अपने पास रख लेता है, क्योंकि उन्हीं बुक्स में से उसने उसे उसके डैड की फ़ोटो दी थी और जिन को लगता है कि उसने और भी कोई एविडेंस उस बुक्स में छुपाए होंगे। इधर घर वापस आकर हेई उस सभी कैसेट्स को ध्यान से सुनती है और उसमें से हानसू की आवाज़ को ढूंढती है। दरअसल उसे हानसू की नॉर्मल बात करने वाली आवाज़ चाहिए थी मैचिंग के लिए, पर उन सभी में उसके गाने वाली आवाज़ थी। लेकिन फाइनली उसे एक कैसेट में हानसू की नॉर्मल वॉइस मिल जाती है, जिसके बाद वो बोंग सैम को भी ये आवाज़ सुनाती है। पर उसका डिटेक्टिव फ्रेंड बोलता है कि ये सैंपल तो बहुत ही छोटा है और शायद ही हेल्पफुल हो। पर बोंग सैम भाई साहब बोलते हैं कि क्यों हेल्पफुल नहीं होगा, बिल्कुल होगा, वो कल ही इसे फॉरेंसिक लैब ले जाएगा। वहीं जिन डॉक्टर बोंग के सारे बुक्स की बाइंडिंग फाड़ फाड़ के सर्च करता है और एक बुक में उसे उसके फादर की फर्स्ट और ओरिजिनल ऑटोप्सी रिपोर्ट मिलती है जो डॉक्टर बोंग ने ही बनाई थी, जिसके अकॉर्डिंग उसके डैड यानी रियल कीसान की डेथ गिरने से गले की हड्डी टूटने की वजह से हुई थी और उनके बॉडी पे कई जगह चोट के निशान भी मिले थे। इधर रात में हॉक जुन उस स्पेयर की से हेई के घर में घुसता है और जब हेई पानी पीने किचन में आती है तो पीछे से उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से कप उसके हाथ से नीचे गिरकर टूट जाती है, जिसकी आवाज़ हासा भी सुनती है। और जब वो किचन में चेक करने आती है तो फर्श पे टूटे हुए कप के टुकड़े देखती है। तो हेई के रूम में आती है चेक करने के लिए, जहाँ हॉक जुन ने उसे बांध कर रखा था और वो हासा को भी उसके साथ बांध देता है। वहीं जिन बार बार हेई को कॉल कर रहा था पर कॉल रिसीव नहीं होती है, तो वो उसके लिए वॉइस मेल छोड़ता है और बताता है कि उसे उसके डैड की ओरिजिनल ऑटोप्सी रिपोर्ट मिल गई है। इधर बोंग सैम को उसके कलीग से पता चलता है हॉक जिन के बारे में कि उसने 2 लोगों का मर्डर किया है, वो भी उसके वेन में एयर इंजेक्ट करके यानी एम्प्टी इंजेक्शन से। और वहीं हॉक जुन हेई और हासा को भी वैसे ही मारने वाला था, बट तभी बार बार हेई के फ़ोन पे जिन की रिंग आती है, तो इस बार वो फ़ोन ही ऑफ कर देता है, जिस वजह से जिन को थोड़ा डाउट होता है और वो हेई के घर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो डेंजर में है। इधर हॉक जिन हेई और हासा की बात सीईओ से कराता है, जो उनसे पूछता है कि क्या हॉस्पिटल में उन लोगों ने ही डॉक्टर बोंग को प्रोसेस करने से रोका था। पर यहाँ हासा सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर लेकर हेई को छोड़ देने को बोलती है। वहीं बोंग सैम को लगता है कि हॉक जिन हासा के पीछे पड़ा है, तो हासा को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और वो भी हेई के घर जाता है। इधर जिन भी हेई के घर के बाहर आ चुका था और उधर मीरान जब उठती है तो बेड पे हासा को ना देखकर किचन में चेक करने आती है,
जहाँ वो टूटा हुआ कप देखती है तो उसे डाउट होता है कि घर में कोई घुसा है और वह हाथों में फ्राई पैन लेकर हेई के रूम के बाहर आती है और हासा को आवाज़ लगाती है बाहर आने के लिए। और इधर हॉक जिन को दोनों को मारने का ऑर्डर मिल चुका था, लेकिन तभी हेई और हासा दोनों उस पर अटैक कर देती हैं और मौका पाकर मीरान भी रूम में आती है और हॉक जिन को अपने फ्राई पैन से पीटना शुरू कर देती है, पर वो उसे एक धक्का देता है और मीरान वहीं बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो हेई को इंजेक्शन देने ही वाला था कि वहाँ जिन आ जाता है और हॉक जिन वहाँ से भाग जाता है, पर जिन उसका पीछा करता है और तभी बॉन्ग सैम भी वहाँ आ जाता है और अब दोनों मिलकर हॉक जिन का पीछा करते हैं और फाइनली पार्किंग एरिया में उसे पकड़ ही लेते हैं। जिसके बाद जिन जाता है हेई को देखने के लिए और बॉन्ग सैम हॉक जिन के साथ फाइट वाइट करता है और बढ़िया से हीरो जैसा लड़ने के बाद हथकड़ी पहनाकर एक प्रॉपर पुलिस वाले की तरह अपनी टीम को इन्फॉर्म करता है और थोड़ी देर में पुलिस वहाँ आकर हॉक जिन को अपने साथ ले जाती है। और वहीं जिन देखता है कि हेई, हासा और मीरान सब ठीक हैं। इधर सीईओ का सेक्रेटरी उसे हॉक जिन के अरेस्ट होने की जानकारी देता है तो वो उसे मरवा देने को बोलता है, पर सेक्रेटरी बोलता है कि हॉक जिन कभी अपना मुंह नहीं खोलेगा और सच में लाख पूछने पे भी वो अपना मुंह नहीं खोलता। और बॉन्ग सैम अपने कलीग से बोलता है कि वो एनएसआई एजेंट रह चुका है, तो अगर उसके गले पे चाकू रखकर भी पूछा जाए तो वो जवाब नहीं देगा और उसे हॉक जिन के मोबाइल फ़ोन की कॉल लिस्ट और उसके फिंगरप्रिंट्स का पता लगाने को बोलता है और ये भी कि उसके पास स्पेयर कीज़ कहाँ से आईं। इधर हासा को हॉस्पिटल लाते हैं और जिन उसे एडमिट होकर पूरा चेकअप कराने को बोलता है, पर हासा मना करती है और बोलती है कि उसे जल्दी से जल्दी अपने पेपर्स कोर्ट में सबमिट करने हैं जो वो खुद से करना चाहती है। नेक्स्ट डे वो अपने हाथों से अपनी मॉम के लिए खाना बनाती है और मीरान उन्हें मेंटल हॉस्पिटल से हेई के घर लाती है और हासा उन्हें नहलाती है, उनसे बातें करती है, उनका ख्याल रखती है जैसा कि वो अपनी मॉम के साथ करना चाहती थी और इसीलिए उसने शुरुआत में हेई से रिक्वेस्ट की थी कि वो उसकी सज़ा कम करा के जेल से बाहर निकलवा दे, पर तब हेई ने उसकी और उसकी मॉम की इंसल्ट करके मना कर दिया था। पर आज जब वो उन्हें एक साथ देखती है तो अपने उस फैसले पे पछताती है कि तब उसने गलत किया था। वो चाहती तो हासा की हेल्प कर सकती थी, माँ बेटी को मिला सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया और आज जब दोनों मिली भी हैं तो हासा के पास ज़्यादा टाइम नहीं है और यही उसकी पनिशमेंट है कि वो लाइफ टाइम इस रिग्रेट में रहेगी। उसके बाद जब हासा की मॉम खाने बैठती हैं तो वो हासा का नाम बुलाती हैं, जो सुनकर सभी शॉक होते हैं और खुश भी, पर वो हेई को अपनी बेटी हासा समझती है क्योंकि उन्हें वो यंग हासा लगती है और जब मीरान उन्हें हासा कौन है बताना चाहती है तो हासा मना कर देती है और उसकी मॉम हेई से पूछती हैं कि वो उसे उस लड़के से मिलवाने वाली थी जिससे वो शादी करने वाली है, तो वो कब आएगा। और तभी वहाँ जिन आ जाता है और हासा की मॉम को लगता है कि उसी से उनकी बेटी शादी करने वाली है और हेई भी उन्हें यही बोलती है कि वो ही उनकी बेटी हासा से शादी करने वाला है और जिन भी सिचुएशन समझ के उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है और खुद को हासा की मॉम से इंट्रोड्यूस करता है और हासा की मॉम उसकी बहुत तारीफ़ करती हैं कि वो बहुत हैंडसम है, ब्राइट है और हमेशा उनकी बेटी का ख्याल रखने को बोलती हैं। जिसके बाद हासा हेई को थैंक यू बोलती है उसकी मॉम को खुश करने के लिए। नेक्स्ट डे बॉन्ग सैम हेई से मिलता है और उसे सोनोग्राम की रिपोर्ट दिखाता है जिसमें फायर फाइटर हानसू की आवाज़ का सैंपल रिकॉर्डिंग वाली आवाज़ से मैच कर जाता है और साथ ही उन्होंने हासा की मॉम की आवाज़ भी मैच कराई थी, जिस पे हेई उसकी बहुत तारीफ़ करती है और हमारे बॉन्ग सैम भाई साहब शर्मा आ जाते हैं। इधर सीईओ के ऊपर से बॉडी एक्सचेंज वाला भूत अभी तक उतरा नहीं था और इसीलिए वो जिन को किडनैप करने के लिए अपने आदमी भेजता है और तब जिन हॉस्पिटल से कोर्ट जा रहा था क्योंकि आज हासा के पेपर्स और उसके केस के पेपर्स सबमिट करने का दिन था, तो वो सीईओ से बात करता है जो उसे शांति से अपने आप उसके आदमियों के साथ उसके पास आने को बोलता है, पर जिन भी खुद को कार में लॉक कर लेता है कि मने ना जाना। वहीं सीईओ को हॉस्पिटल से जानकारी मिलती है कि की चान की कंडीशन सीरियस है और इधर जिन के पास से भी सीईओ के आदमी चले जाते हैं और उसे भी की चान की जानकारी मिलती है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में आता है और नर्स से उसे पता चलता है कि की चान ने लेमन केक खाया था, उसके बाद से उसकी तबीयत खराब होने लगी। इधर हेई, हासा और मीरान कोर्ट पहुंचते हैं और हासा खुद से अपने पेपर सबमिट करती है और अपील करती है कि 34 साल पहले हुए योंगबे मर्डर केस में वो गिल्टी नहीं है और वहीं हेई जिन के केस के पेपर्स उसके लॉयर के तौर पे खुद सबमिट करती है, जिसमें की सान यानी कि सीईओ की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की अपील थी। फाइनली तीनों लेडीज अपनी इस छोटी सी विक्ट्री को सेलिब्रेट करती हैं, पर वापस जाते टाइम हासा की तबीयत खराब हो जाती है तो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लाते हैं और तभी सीईओ भी हॉस्पिटल पहुंचता है और वो हासा को स्ट्रेचर पे ले जाते देखता है। नेक्स्ट सीन में उसे डॉक्टर से पता चलता है कि की चान को हार्ट अटैक आया था और उसने कोई ड्रग लिया था जो मॉर्फिन से भी 50 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था
और बाद में सेक्रेटरी को गार्ड से पता चलता है कि की चान ने उसे कोई नंबर दिया था कॉल करके लेमन केक मंगाने के लिए, और जैसे ही उसने उसे वो केक खिलाया उसकी तबीयत खराब होने लगी। जिसके बाद सीईओ हासा को देखने जाता है और उसे लगता है कि उसके बेटे के हालत की जिम्मेदार हासा ही है, तो वो उसका गला दबाने लगता है और बोलता है कि उसे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था और वो योंग बे नहीं की सान है। लेकिन तभी हासा में उसे यंग हासा नजर आती है और वो रुक जाता है और हम व्यूवर्स को सीईओ में यंग योंग बे नजर आता है। वाह। सीईओ के दिमाग में वो सारे पल याद आने लगते हैं जो उसने हासा के साथ बिताए थे जब वो बस एक मैकेनिक था और हासा को डेट कर रहा था, और दोनों ही अपने रिलेशन में खुश थे और शादी करने वाले थे, और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वही हासा बस बेड पे पड़ी होती है। दोनों कहाँ थे और आज कहाँ आ चुके हैं। वैसे देखा जाए तो सीईओ ने हासा को बहुत पहले ही मार दिया था, उसे झूठे केस में फंसाकर। अगले सीन में सीईओ का सेक्रेटरी उसे बताता है कि हासा और जिन ने कोर्ट में पेपर सबमिट कर दिए हैं, और नेक्स्ट डे कोर्ट में हेई हासा की तरफ से उस टेप रिकॉर्डिंग की कॉपी, उसके वॉइस की ऑथेंटिसिटी का प्रूफ सबमिट करती है, और साथ ही उस ऑटोप्सी रिपोर्ट को भी जो डॉक्टर बॉन्ग ने बनाए थे, और अपील करती है कि हासा योंग बे की मर्डरर नहीं है तो उसके केस के रीट्रायल की परमिशन दी जाए। जिसके बाद कोर्ट उसके अपील को एक्सेप्ट करके रीट्रायल की परमिशन दे देती है, जो हासा के लिए विक्ट्री की तरफ एक और कदम था। पर जब वो वहाँ कोर्ट में मौजूद सीईओ को देखती है तो वो उन्हें एक डेविल स्माइल देता है, जो देखकर ही डर जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 15 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे इंकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।